मीना कोतवाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। और द मूक नायक को बधाई। वो चिरायु हो और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। सब तरफ मूक न हो करके लोग बोलने लगे। जो आपका प्रयास है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी समस्त शुभकामनाएं कि आप जिस प्रकार इसको एजेंडा सेटिंग के तहत काम कर रही हैं, ये आगे बढ़े। आपका टॉपिक सोशियो पॉलिटिकल एजेंडा सेटिंग, हाउ एंड हु सेट्स एजेंडा। मुझे लगता है कि बहुत ही मौजू टॉपिक है। और कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी में जो आपके दर्शक हैं और जो बहुजन समाज और जो शोषित वंचित समाज है, उसको ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो दिखाया जाता है टेलीविजन में, वो अनायास नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, वो प्राकृतिक नहीं है, बल्कि बाकायदा एक आर्टिफिशियल सेटिंग के तहत उसके ऊपर कौन सा मुद्दा चर्चा में आएगा और कौन सा जो है पैनल के साथ डिस्कस किया जाएगा और किस पे कितने दिन कार्यक्रम चलेगा, यह सब पहले से ही डिसाइड किया जाता है। न्यूज रूम में कौन डिसाइड करता है? मुझे लगता है मेरे साथ और भी वरिष्ठ साथी हैं जो बताएंगे। लेकिन मैं आपको जो इसकी एक छोटी सी केस स्टडी है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। स्पेशली हमारे भारतवर्ष में वर्तमान समय में दो बहुत बड़े नेटवर्क हैं और वह नेटवर्क, उनका जो अर्थ व्यवस्था है, जो अर्थतंत्र है, वो कितना बड़ा है, ये आपको समझना चाहिए। और फिर अपने आप आपको ये पता लग जाएगा कि न्यूज एजेंडा कहां से सेट होता है। मैं यहां पर बात करूंगा न्यूज 18 नेटवर्क मीडिया और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की, जो कि रिलायंस द्वारा और रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा हेड किया जाता है मुकेश अंबानी के द्वारा। और इट हैज टू नेशनल जर्नल न्यूज चैनल्स, दो न्यूज चैनल उनके जर्नल हैं और 14 उनके रीजनल न्यूज चैनल्स हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इनाडू टीवी, ईटीवी को भी एक्वायर किया था 2012-14 के अंदर। लगभग लगभग 46 ऐसे नेटवर्क चैनल्स हैं उनके, जो मीडिया नेटवर्क बाकायदा काम करते हैं। अब आप मुझे बताइए, उनका जो नेटवर्थ मैं देख रहा था, वो 5,000 करोड़ रुपए का है और जो उनका एसेट है वो 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एसेट है। 8,000 करोड़ और 5,000 करोड़ को जोड़ा जाए तो 13,000 करोड़ का जिस व्यक्ति का टर्नओवर हो, वो एजेंडा। और आपको मैंने नाम भी लिया, तो कहां से एजेंडा सेट होगा न्यूज चैनल में, ये बात अपने आप में स्वतः प्रमाणित हो जाती है कि किस प्रकार और कहां से आजकल का नेटवर्क चलित हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, जी न्यूज, हिंदी न्यूज चैनल का, विच इज ओन्ड बाय सुभाष चंद्रा एसएल ग्रुप। और आपको पता है सुभाष चंद्रा राज्यसभा के मेंबर हैं हरियाणा से, और यह कहा जाता है कि वो भाजपा से समर्थन से जीत करके आए थे। कहा यह भी जाता है कि अगस्त 99 में, इसको 23 वर्ष हो गए हैं, 23 वर्ष से चल रहा है और इसके लगभग लगभग जो है 7 भाषाओं के अंदर बाकायदा चैनल चलते हैं, न्यूज चैनल चलते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको न्यूज के बारे में उनकी बड़ी चर्चित जो केस हुए हैं और उनके जो एंकर हैं, उनका नाम लेते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। नवीन जिंदल केस के अंदर बाकायदा उनको जेल हुआ और वो अभी तक बाकायदा बने हुए हैं उसके एंकर। दूसरा, उनका एक कवरेज है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर के, जहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और बाद में उन्हीं के कार्यकर्ता ने, उन्हीं के कर्मचारी ने बाकायदा उसको कहा यह झूठ है और झूठ पर उसने त्यागपत्र दिया
और वहां से वो निकला छोड़ करके। बाद में पता चला कि वो जो वीडियो था वो डॉक्टर्ड वीडियो था। इसी तरह उनका जो एक और बड़ा भारी कवरेज आया वो था दिल्ली इलेक्शन के अंदर। दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद 2020 में उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया और बाकायदा ये कहा कि नहीं, पाकिस्तान परस्त लोग जो है वो जिता चुके हैं आम आदमी पार्टी को, और जो लोग देशभक्त थे उन्होंने हरा दिया है। तीसरी तरफ एक और महुआ मोइत्रे का एक बाकायदा वो आया था लेक्चर, और उन्होंने कहा कि ये प्लेजराइज्ड है। जब उस व्यक्ति से पूछा गया क्या उन्होंने प्लेजराइज किया है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्लेजराइज नहीं है। और बाकायदा महुआ मोइत्रे ने जो है उन पर एक डिफेमेशन केस किया। मैं यहां पर इन दो केस स्टडीज से ये बताना चाहता हूं, आज के समय में जो डिक्टेशन है एजेंडा सेटिंग का, वो कहीं ना कहीं न्यू लिबरल इकोनॉमी के तहत जो चैनल ओनर्स हैं, और बहुत पहले जो ज्योतिबा फूले ने कहा था कि भारतीय समाज के अंदर सेठ जी और भट्ट जी, ये दो बड़ा उनका कॉम्बिनेशन है जिसके आधार पर समाज चल रहा है। सेठ जी लोन देते हैं और भट्ट जी तारीख निकालते हैं, पुण्यतिथि निकालते हैं, और जिस तिथि पर हमारा व्यक्ति बाकायदा कार्यक्रम करता है और इतनी पुण्यतिथि निकल जाती हैं कि वो बेचारा उसी के अंदर दब के रह जाता है। तो इसका मतलब आज अगर उसको वर्तमान समय में देखें, तो मैं ऐतिहासिकता में नहीं जाना चाहता, लेकिन वर्तमान समय में आप देखें तो बाकायदा आज भी जो ओनर है वो वैश्य समाज से आ रहा है, और जो उसके अंदर लिखने वाला अखबार नवीस कहलाता है वो ब्राह्मण समाज से आ रहा है। और वो दोनों की जो मिली भगत है वो एजेंडा सेट करती है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें भारतीय अर्थतंत्र व्यवस्था को और भारतीय जाति व्यवस्था को, दोनों को मिला करके ही एजेंडा सेटिंग के अंदर देखना चाहिए कि न्यूज रूम में कौन लोग हैं जो एजेंडा सेट कर रहे हैं। लेकिन मैं रूम में बैठ करके जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, मैं उनको केवल और केवल एक सेवक के रूप में, कार सेवक के रूप में मानता हूं कि वो एक डिक्टेशन का फॉलो करते हैं, और एक तरह से मालिक जो कहेगा उसको ही वो करेंगे, और मालिक जो नहीं कहेगा वो नहीं करेंगे। चाहे कितना ही बड़ा हो जाए आदमी, कितने ही बड़े लीडर हो जाएं, लेकिन वो अपने एजेंडे को नहीं ला पाते। हाँ, अपॉइंटमेंट के अंदर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मुझे लगता है कि इस पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने बहुत पुराने लेख में, जिसका हमारे अनौपचारिक डिस्कशन में दिलीप मंडल जी ने अभी जिक्र किया था, गांधी, रानाडे एवं जिन्ना, उसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जो भारतवर्ष की मीडिया है वो कभी, भारतवर्ष की मीडिया कभी मिशन हुआ करती थी, बाद में वो प्रोफेशन में हुआ, और आज जो है वो एक सोप ओपेरा से कम नहीं है। किस प्रकार साबुन बेचने वाली कंपनी इश्तहार देती है और वह अपने जो हीरोज हैं उनकी हीरो वर्शिप के अंदर, और मुझे लगता है उनका जो बाकायदा कथन था वो इतना ज्यादा भविष्यवाणी जैसे लगता था कि उन्होंने कहा कि किस प्रकार उस समय गांधी का वो जो है प्रलाप करते थे हिंदूवादी प्रेस, बाबा साहब कहते थे, और आज का प्रेस किसका किस व्यक्तित्व का प्रलाप कर रहा है और किसके बारे में कह रहा है, ये बदला नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था 100 साल पहले, वो आज भी चरितार्थ हो रहा है कि भारतीय मीडिया आज भी अपने हीरो वर्शिप के तहत ही एजेंडा सेट करता है और उसके आगे जा करके वो एजेंडा सेट नहीं करता। तो इसलिए हमारे समाज की जो संरचना है, उस सामाजिक संरचना के अंदर जाति व्यवस्था और उसी से निकली हुई अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र और उसी से निकला हुआ मीडिया,
जिसको हम चौथा खंबा कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसी से ही इन्फ्लुएंस होता है, गाइड होता है। इसलिए एजेंडा सेट करना आत्मनिर्भर व्यक्ति नहीं है और आत्मनिर्भर कार्यक्रम नहीं है। मेरा जो लोग आज इसको गोदी मीडिया कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये गोदी मीडिया है। ये सचमुच आज भी उतना ही मनुवादी है जितना कि ये पहले मनुवादी था। इसको अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि ये गोदी मीडिया है। नहीं, आज कुछ लोग सत्ता में हैं तो उनके पास बैठा हुआ है, लेकिन आप जिस बात का जिक्र करते हैं, कौन सा एजेंडा आपको लेना है, वो उसी मनुवाद की जो परिभाषा है उसके अंदर ही निहित होता है। आपके नायक कौन है? अगर आप देखेंगे कि नायकों का सृजन, नायिकाओं का सृजन इस मीडिया के अंदर किस प्रकार हो रहा है और किस जाति के लोगों का हो रहा है, यह अपने आप में पुनः प्रमाणित कर देगा कि जो भारतीय सामाजिक संरचना है उसके अंदर ही जो है मीडिया बैठा हुआ है। यह गोदी नहीं बल्कि मनुवादी है। इतना ही मुझे लगता है कि मैं बोलूंगा। उसके बाद अगर दूसरी बात आएगी तो प्रश्न होगा तो मैं जरूर उत्तर दूंगा। तो हमें भारतीय सामाजिक संरचना के आधार पर जो बना हुआ अर्थतंत्र और अर्थतंत्र के आधार पर बना हुआ जो मीडिया, इन तीनों को मिला करके, और चौथा खंबा जो मैंने बताया था, चौथी बात जो बताई थी वो था इंटरनेशनल जो आ रहा है फाइनेंस, उसके तहत हमको ये मिला करके ही देखना पड़ेगा कि एजेंडा सेटिंग जो व्यक्ति डिक्टेट कर रहा है वो प्राकृतिक नहीं है, ये बनावटी है, ये दिखावटी है। धन्यवाद।